हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन। आज हम लोग पवन जी से बात करेंगे। तो पवन जी ने IIT खड़गपुर से अपना मास्टर्स किया है, ठीक है, और बीटेक उन्होंने अपना उड़ीसा से किया है और बाकी वो आपको बताएंगे खुद से। तो आज हम लोग उनका MRC का इंटरव्यू रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो पवन जी, आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम पवन कुमार झा है। मैं अभी मटेरियल रिसर्च सेंटर में प्रोफेसर प्रवीर बरपंडा के अंदर काम कर रहा हूँ। मैंने एमटेक IIT खड़गपुर से किया है, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में। उससे पहले मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BPUT से, उड़ीसा से। ओके पवन जी, आप ये बताइए कि जो आपका MRC डिपार्टमेंट है, इसमें मोड ऑफ एंट्रीज क्या क्या हैं? देखो, MRC बेसिकली एक इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट है। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट के बहुत सारे डिसिप्लिन के लोग एंटर कर सकते हैं। तो उनको गेट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। CSIR नेट भी चलता है। और अगर उनका मास्टर्स में 8 पॉइंट CGPA है तो उनको ऐसी कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट उनकी शॉर्टलिस्ट होते हैं, उस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होने के बाद उनका इंटरव्यू होता है। जैसे कि हमारे टाइम में 206 लोग 206 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, उसमें से 7 लोगों का उन्होंने सिलेक्शन किया था। अच्छा, 206 मतलब इंटरव्यू के लिए आए थे? हाँ, 206 इंटरव्यू के लिए उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था, जितने एप्लीकेशन आए थे उसके बेस्ड पे। अच्छा पवन जी, ये बताइए कि जैसे यहाँ पे इंटरव्यू एक ही होता है या इंटरव्यू के 2 राउंड होते हैं, या मतलब किस तरह से होता है? क्योंकि SSCU डिपार्टमेंट में जैसे 2 इंटरव्यू होते हैं, 2 राउंड होते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी फिजिक्स डिपार्टमेंट की, तो उसमें एक ही इंटरव्यू होता है। तो इस तरह से यहाँ का सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे है? MRC में एक ही इंटरव्यू होता है। अब एक ही इंटरव्यू थोड़ा लंबा चलेगा, बट एक ही इंटरव्यू आपका होता है MRC में। ओके, इट मीन्स 5 दिन तक आपके लगातार इंटरव्यूज होंगे? हाँ, और उसके बाद फाइनल एक लिस्ट निकल के आएगी उसमें। तो पवन जी, आप जैसे कुछ लोगों को ये थोड़ा डाउट होता है, जैसे मान लीजिए आपका मंडे से इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं जनरली ISC में हर बार ही, कोई भी एक वो लोग वीक उठा लेते हैं। इस बार इंटरव्यू थोड़े लेट हो रहे हैं कोविड के कारण। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मंडे को किसी का इंटरव्यू हुआ और किसी का इंटरव्यू फ्राइडे को हो रहा है, तो क्या दोनों ही सिचुएशंस में सिलेक्शन के चांसेस इक्वली होते हैं या कुछ डिफरेंस है? मेरे ख्याल से दोनों ही सिचुएशन में सेलेक्ट होने के चांसेस इक्वल हैं। आपका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कि आप सेलेक्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। ये किसी भी दिन हो, आपका पहले दिन हो, बीच के दिन हो या लास्ट के दिन हो, उस पर डिपेंड नहीं करता है आपका सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। हाँ, जैसा कि नहीं, कुछ लोगों को डाउट होता है कि अगर आप लास्ट में इंटरव्यू देने आ रहे हो तो हो सकता है उन्होंने पहले ही लोगों को अपने को सिलेक्ट कर लिया हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा इंटरव्यू लास्ट के दिन था, जब हमारा स्लॉट हुआ था। मेरा फ्राइडे को इंटरव्यू हुआ था। और मेरा जो मुझे याद आ रहा है थर्सडे को था मेरा इंटरव्यू। तो फिर बोल नहीं सकते ना, आपकी दिन पे डिपेंड हो रहा है आपका सिलेक्शन। कुछ लोगों को डाउट होता है, मैं इसलिए पूछा। जी, हमारा बेसिकली यहाँ काम है लोगों के डाउट्स थोड़े दूर हो सके। जी। ठीक है। अच्छा पवन जी, अभी आप ये बताइए कि जो MRC डिपार्टमेंट है, ये जितना मुझे पता है एक इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो लोगों का एक ये भी डाउट होता है कि जैसे आप मान लीजिए फिजिक्स में आपने मास्टर्स किया है, या आपने केमिस्ट्री में किया है, या आपने किसी पर्टिकुलर ब्रांच में आपकी बीटेक की है, और उसके बाद आप जैसे MRC, अब ये मटेरियल रिसर्च सेंटर की आपको डिग्री देने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना बीटेक मान लीजिए या आपका PhD मान लीजिए करते हो, तो उस कंडीशन में फिर क्या बाद में जैसे आप खुद के डिपार्टमेंट में फैकल्टी के लिए अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो आप। ये जैसे इंटरडिसिप्लिनरी की खासियत ये होती है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाके इंटरव्यू दे सकते हो, वहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हो और प्रोफेसर बन सकते हो। और बड़ी अच्छी बात है कि आपका डिपार्टमेंट, आपने इंजीनियरिंग की हो या आपने BSc ग्रेजुएशन किया हो, या ग्रेजुएशन में आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिर भी आप MRC में सिलेक्ट हो सकते हो। क्योंकि MRC के जो फैकल्टी लोगों का जो डोमेन है, एरिया ऑफ रिसर्च जो है, वो काफ़ी वेरिएंट है। अलग अलग डायरेक्शन में लोग काम करते हैं। कुछ लोग का एकदम सॉलिड स्टेट फिजिक्स के टाइप काम है, कुछ थ्योरेटिकल काम, जैसे प्रोफेसर अभिषेक कुमार सिंह जो है वो थ्योरी में काम करते हैं, वेल नोन है बहुत ही। मशीन लर्निंग उनका एक अनंत डेटाबेस भी है। कुछ लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो आजकल बहुत हॉट फील्ड है, बैटरी मटेरियल्स में काम करते हैं, लिथियम आयन बैटरी आपने सुना होगा। कुछ आने वाले टाइम में वो तो बहुत रहेगा भी। और ऊपर से ये बायो मटेरियल्स में लोग काम कर रहे हैं। विक्रमजीत बासु तो किसी के परिचय का मोहताज नहीं है, उनको सब लोग जानता है ऑलमोस्ट इंडिया में।
तो वो बायोमेटेरियल्स में काम करते हैं, जैसे आपका बोन हुआ, हिप जॉइंट्स का कुछ ब्रेन के कुछ वो हुए पार्ट्स, स्कल, उसमें भी काम करते हैं। और आज नए नए फैकल्टी हमारे यहाँ 2 लोग आए हैं, डॉक्टर सुबिनय राणा और डॉक्टर राजा मल्ली। राजा मल्ली मैम ऑर्गेनिक एलईडी में काम करती हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की फ्यूचर है। और ये सुबिनय राणा सर उसमें सेंसर, बायो बेस्ड सेंसर पे काम करते हैं। तो जो कि हमारा जो डिटेक्शन है किसी, जैसे कोविड का डिटेक्शन है या और किसी भी चीज़ का डिटेक्शन है, हार्ट बीट का, कब आपका हार्ट फ्लक्चुएट होगा, आपका हार्ट अटैक आने वाला है, वो अगर डिटेक्ट कर पाए हम पहले तो कितनी अच्छी बात होगी। तो इसी सब चीज़ पे उनका काम है, बायो सेंसर बेस पे। तो आप बायोलॉजी पे हो तो इन दोनों को टच कर सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके आए हो तो राजा मल्ली मैम को कर सकते हो, फिजिक्स करके आओ तो अभिषेक सिंह को ये के साथ काम कर सकते हो, इंजीनियरिंग की हो तो भी आप काम कर सकते हो, ये इंजीनियरिंग आपका मैकेनिकल में हो या फिर मेटलर्जी में हो या मटेरियल्स में हो। तो आप तीनों मोटे मोटी सारे डिपार्टमेंट के लोग हो, और डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे कि आप किस में इंटरेस्टेड हो, और आपका इंटरेस्ट इन लोगों के डोमेन से अगर मैच कर रहा है तो आप काम कर सकते हो। डिपेंड नहीं करता कि ये आप किस डिपार्टमेंट से आपने डिग्री हासिल की है। हाँ, जितना मुझे भी पता है एमआरसी डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी अच्छी फैकल्टीज़ हैं, और अभिषेक सर को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, उनका बहुत मतलब बढ़िया रिसर्च वो करते हैं। तो पवन जी, आप ये बताइए कि आपका मास्टर्स में फील्ड क्या था, और जो यहाँ पे एमआरसी में जो आपसे क्वेश्चंस जो किए जाते हैं वो पर्टिकुलरली आपके फील्ड से होते हैं या कुछ टेक्निक्स बेस होते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स बेस, ये किस तरह के क्वेश्चंस आपसे डिपार्टमेंट में उसमें इंटरव्यू के दौरान किए जाते हैं, और इंटरव्यू आपका किस हिसाब से स्टार्ट होता है? इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के लिए आपको पहला और सबसे टॉप मोस्ट बात है कि आपका बेसिक्स बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आपने जो भी डिग्री हासिल की है उसकी बेसिक्स आपको फंडामेंटल एकदम क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपने जो मास्टर्स प्रोजेक्ट किया है उसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या बेसिक है, प्रॉब्लम क्या था और आपने क्या किया, उसकी पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं मास्टर्स में भी लिथियम आयन बैटरी का एक बियॉन्ड लिथियम आयन बैटरी में सोडियम आयन बैटरी में काम किया था, और यहाँ भी मैं वही पोटेशियम आयन बैटरी में काम कर रहा हूँ। तो मेरा सिमिलर प्रोजेक्ट था। हाँ, तो पवन जी, आप ये बताइए कि जैसे आप तो आईआईटी से मास्टर्स हैं तो आपने प्रोजेक्ट वगैरह किया होगा आपके मास्टर्स में, लेकिन जो लोग एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी या नॉर्मल कॉलेज से जो लोग अपना मास्टर्स करते हैं उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है, तो क्या प्रोजेक्ट आपके इंटरव्यू में ज़्यादा मैटर करता है? आप उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? जी, आप जब भी इंटरव्यू में जाते हो आपका सीवी आपके इंटरव्यूअर के हाथ में होता है, उनको पता होता है कि आपने मास्टर्स की है या एमटेक किया हुआ है। और ये जहाँ तक प्रोजेक्ट की बात है तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। किसी किसी यूनिवर्सिटी में एमएससी में 6 महीने का प्रोजेक्ट होता है, किसी किसी में 1 साल का प्रोजेक्ट होता है। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में 1 साल का प्रोजेक्ट होता है, तो आपको आइडिया होता है प्रोजेक्ट कैसे काम करना है, रिसर्च कैसे होता है। लेकिन ये डिपेंड नहीं करता आपके सक्सेस पे ये डिपेंड नहीं करेगा कि आप प्रोजेक्ट करके आए हो या नहीं करके आए हो। आपका फंडा कितना क्लियर है और आपका अप्रोच कितना साइंटिफिक है, कितना पॉजिटिव अप्रोच करते हो आप प्रॉब्लम को, ये बहुत मायने रखती है। और मैंने पहले भी जैसे कहा, आपका बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। बेसिक पे बहुत ध्यान देना की ज़रूरत है। बेसिक आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए। अच्छा पवन जी, आप ये बताइए कि जैसे आपने एमआरसी डिपार्टमेंट में तो अब काम कर रहे हो, पिछले 2 साल से आपने कॉम्प्री वगैरह भी यहाँ पर दे दिया है, तो आपके डिपार्टमेंट में कोर्स वर्क का क्या सीन है? जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग इन्होंने कोर्स वर्क का रखा हुआ है कि भाई 1 साल में आपको इतने क्रेडिट करने हैं, ऐसा है। तो आपके डिपार्टमेंट में कितने क्रेडिट करने हैं, उसके बाद कॉम्प्री किस हिसाब से लिया जाता है यहाँ पे? देखो, कोर्सेज की जहाँ तक बात है, कोर्सेज के लिए आप फ्री होते हो, कहीं से भी कोर्स करते हो, और आप वैसे ही कोर्स लेते हो जो आपको रिसर्च में हेल्प करेगा। ऐसे नहीं कि मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैं जाके बायोलॉजी का कोई सब्जेक्ट ले लूँ, मेरे लिए कोई यूज़फुल नहीं होगा। मैं ऐसे ही सब्जेक्ट लूँगा जो मुझे अपने रिसर्च में हेल्पफुल होगा। और कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स हैं, XRD हुआ, SEM TM हुआ, ये बहुत लोग करते हैं और बहुत लोगों को ज़रूरत होती है इसको, तो वो बहुत सारे लोग करते हैं। और मोर और लेस जो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं वो हमारे आगे हमारे रिसर्च में कितना हेल्पफुल होगा उस हिसाब से हम चूज़ करते हैं। जहाँ तक कॉम्प्री की बात रही तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और आपको खुद पता होगा ये कॉम्प्री पास करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ऐसे में जब उसमें भी आपको एक इंटरव्यू, सेकेंड राउंड इंटरव्यू आप कह सकते हैं उसको, बहुत ही डिफ़िकल्ट है वो।
बट हो जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत आप पास ही नहीं करते हो, पास करते हो, थोड़ा सा मेहनत करोगे, रिसर्च करोगे, थोड़ा रिसर्च रहेगा तो आप पास कर जाओगे उसमें भी। अच्छा पवन जी, ये बताइए कि जैसे अगर मैं बात करूं हमारे राजस्थान की, तो वहाँ पे हिंदी में ही ग्रेजुएशन होती है। अगर मैं बात करूं उड़ीसा की, तो वहाँ पे उड़ीसा में ही लोग बचपन तक पढ़ते हैं, 10-12 तक। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टेट हैं वहाँ पे हिंदी में ही लोग बाग पढ़ते हैं। अगर मैं बिहार की बात करूं, अगर मैं हरियाणा साइड की बात करूं, तो लोग बागों का जो एजुकेशन है 10-12 या ग्रेजुएशन तक का, हमारे राजस्थान में ग्रेजुएशन तक भी लोग बाग हिंदी में पढ़ते हैं। तो उसके बाद जब वो इंटरव्यू में आते हैं तो उनको एक झिझक होती है कि यार इंग्लिश में इंटरव्यू होगा वगैरह वगैरह। तो क्या आप ये मानते हो कि जो लैंग्वेज है आपका वो एक बैरियर है आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए? और आप ये मानते हो कि आपका अगर नॉलेज है तो आप सेलेक्ट ज़रूर होगे? हाँ, मतलब लैंग्वेज आपको आना चाहिए इंग्लिश, क्योंकि आप आगे इंग्लिश में ही पीएचडी करोगे, इंग्लिश में पेपर्स लिखोगे, इंग्लिश में पब्लिकेशन देनी है, इंग्लिश में ही आप कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड करने वाले हो। लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब इंग्लिश बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए, या ठीक है अगर नहीं आता है तो आप सीख सकते हो आगे, लेकिन अभी इतना मैटर नहीं करेगा? देखो, इंटरव्यू के टाइम में आपको इंग्लिश उतनी ही आनी चाहिए कि आप अपना मैसेज उनको कन्वे कर पाओ। ज़रूरी नहीं है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल जो हो बहुत ही तगड़ा हो। आप जर्नलिज्म का इंटरव्यू देने तो आए नहीं है, साइंस का इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, तो आपकी भाषा पे पकड़ उतनी नहीं, साइंस पे पकड़ होनी चाहिए। लैंग्वेज छोड़ के साइंस पे फोकस करना चाहिए अभी। लेकिन जहाँ तक बात रही, मैं भी बिहार से हूँ, मेरा भी 10वां तक हिंदी मीडियम था। बहुत दिक्कतें होती है बट आप सीख जाते हो धीरे धीरे, ये प्रोसेस होता है। पीएचडी लाइफ का एक जर्नी है, उसमें आप धीरे धीरे सीख जाते हो। धीरे धीरे सीखोगे कैसे काम करना है, कैसे रिसर्च करना है, कैसे सोचना है, उसके बाद कैसे पेपर लिखते हैं, कैसे पब्लिकेशन लिखते हैं, कैसे आप प्रेजेंट करते हो अपने आप को। आप अच्छा रिसर्च कर लिए और पब्लिक को प्रेजेंट ही नहीं कर पाए, फिर तो कोई काम की, फिर तो उसका वही नहीं रह गया, इंपॉर्टेंट उतना नहीं हुआ। आपको प्रेजेंट भी करना होता है, तो वो सब आपको सीखना होता है ड्यूरिंग अ पीएचडी जर्नी। लेकिन इंटरव्यू के टाइम में आपको ये फोकस करना है साइंस पे, लैंग्वेज पे नहीं। लैंग्वेज उतना ही कि आप अपना जो कहना चाह रहे हो वो आप कन्वे कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके बात से मैं कम्प्लीटली सहमत हूँ। बस मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि हमारे व्यूवर्स को जो थोड़ा डाउट होता है वो थोड़ा दूर हो सके, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो नर्वस हो जाते हैं लैंग्वेज की वजह से या किसी और रीज़न से, और वो उनका इंटरव्यू थोड़ा ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो उनको ये पता रहे कि लैंग्वेज आपके सिलेक्शन में कोई बैरियर नहीं है। अच्छा पवन जी, अब आप ये बताइए कि जैसे आपका फील्ड कौन सा था मास्टर्स के लिए? मास्टर्स में तो मैं आपको बताया मटेरियल्स ही था मेरा, और यहाँ भी मैं मटेरियल्स में ही काम कर रहा हूँ। बट डिपेंड करता है, मेरे लैब में आपको इंजीनियर भी मिलेंगे, बीटेक वाले लोग भी मिलेंगे, एमटेक वाले लोग भी मिलेंगे, और बीएससी एमएससी वाले लोग ही मिलेंगे जो केमिस्ट्री से बीएससी एमएससी किया या फिजिक्स में बीएससी एमएससी किया, क्योंकि ये इंटरडिसिप्लिनरी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसके बाद डीएफटी कुछ करते हैं लोग, उस पर थ्योरेटिकल काम भी कर सकते हैं। तो कम्प्लीटली ये डिपेंड नहीं करता आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने किस में मास्टर्स किया है या एमटेक किया है, आपका इंटरेस्ट किस में है, किस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, वो क्लियर होना चाहिए। और प्लस मैं कहूँगा कि आप ये 100% श्योर हो कि मुझे पीएचडी करना है, पीएचडी करना है, इसका 100% श्योरिटी होना चाहिए। तो आप इस जर्नी जो है पीएचडी का उसको एंजॉय करोगे, वरना ये बोझ लगेगा। तो सबसे पहला चीज़ कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप पीएचडी करने आए हो, आपको पीएचडी करना, पीएचडी ही करना है, और फंडा क्लियर है, आप बेसिक एकदम क्लियर करके आए हो। और इतना हाईफाई नहीं पूछते लोग कि बहुत हाईफाई जाके क्वेश्चन पूछे, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं और आपको टेस्ट करते हैं और आपका अप्रोच देखते हैं। तो पहला बात कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैं पीएचडी ही करूँगा, और आपको किस फील्ड में काम करना है ये भी क्लियर होना चाहिए कि मैं इस फील्ड में काम करूँगा। हालांकि ये गाइड सिलेक्शन का जो प्रोसीडियर है यहाँ पे बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आप चेंज कर सकते हो, जिसका मन हो उसको ले, जिसके अंदर मन हो उसके अंदर जाके काम कर सकते हो। तो उसकी वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको क्लियर होना चाहिए आप किस फील्ड में रिसर्च कर रहे हो। ओके पवन जी, मुझे अभी एक और बात पूछनी थी आपसे। मुझे ये पूछना था कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं, मान लीजिए आपका यहाँ सिलेक्शन हो गया, ठीक है, अब आपने यहाँ सिलेक्शन के बाद मतलब आपका इंटरव्यू, मतलब पहले सिलेक्शन से पहले इंटरव्यू दिया था, सॉरी, उसके बाद आपने कॉम्प्री भी दिया है, ठीक है, तो आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और आपने कुछ और इंस्टीट्यूट्स में भी इंटरव्यूज़ दिए होंगे अपने एमएससी के टाइम पे।
तो मुझे नहीं पता आपके साथ ये सिचुएशन आई होगी या नहीं, पर फिर भी मैं एक आइडिया लेना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं। मान लीजिए सपोज दैट कि आपने अपना इंटरव्यू स्टार्ट किया और इंटरव्यू स्टार्टिंग में ही 3-4 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए गए जो आपको नहीं आते, ठीक है, या फिर ऐसी फील्ड से पूछ लिए गए जो आपको मतलब आप कॉन्फिडेंटली नहीं बता पा रहे हो, तो वो जो सिचुएशन है वो आपको इंटरव्यू में किस तरह से हैंडल करनी है, क्योंकि आपका जो टाइम है वो फिक्स है इंटरव्यू का, और क्योंकि फैकल्टीज़ आपके लिए फिक्स टाइम रखते हैं 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट जितना भी उन्होंने रखा है, और अगर आप वहाँ नर्वस हो जाते हो अभी इंटरव्यू में, तो जो चीज़ आपको आती हैं वो भी आप ख़राब कर दोगे। तो वहाँ से इंटरव्यू को किस तरह से संभाला जा सकता है और किस तरह से हम इंटरव्यू में आगे बढ़ें? देखो, आप पहले के इंटरव्यू में पहला दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप उसका जवाब दे पाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आप अच्छे से अप्रोच करते हो किसी भी क्वेश्चन को। बट अगर आप नहीं दे पाए तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो आपको डिसाइड नहीं करेगा। 1-2 क्वेश्चन आपने नहीं आंसर किया तो आप नहीं सेलेक्ट हो गए, वो डिसाइड नहीं करेगा। आपका कॉन्फिडेंस भले ही थोड़ा सा कम होगा, बट आपको घबराना नहीं है। अगले क्वेश्चन को आपको अच्छे से देना है कि ये फ्रेश क्वेश्चन हमारे लिए पहला क्वेश्चन है। और जहाँ तक कि टाइम की, तो टाइम वो लोग चेंज करते हैं कि अगर उनको थोड़ा लगे कि और पूछना है, इसको लेना है कि किस साइड में इसका बंदे का ये नॉलेज अच्छा है, तो उसके साइड वो जाते हैं, थोड़ा टाइम वो लेते हैं। और बट पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप तैयार, इसीलिए उनका यही रहता है अप्रोच कि पहला क्वेश्चन वो आपको उसी फील्ड से करेंगे। उनको पता है कि आपने प्रोजेक्ट इस फील्ड में किया है, तो ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो आपको मोर और लेस आता ही होगा। अगर नहीं आए तो आपको घबराना नहीं है, आपको अगला क्वेश्चन जो आए उसमें आप सोचना है कि ये मेरा पहला क्वेश्चन है और उस हिसाब से जवाब देना है। अच्छा पवन जी, आप एक बात बताइए, जितना कि मुझे पता है किसी IITs में सभी में, मतलब जब आप इंटरव्यू वगैरह में बैठते हो तो आप जब कहीं पे भी जाकर के आप अटकते हो, क्योंकि वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, हाई लेवल पे जाते हैं, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको कुछ हिंट मिलती हैं। जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप उन हिंट्स को लेकर के आगे बढ़ पा रहे हो तो सिलेक्शन के चांसेस हैं, या आपको लगता है कि चांसेस कम होते जा रहे हैं? नहीं, IIC की पर्टिकुलरली जो इंटरव्यू प्रोसीड्योर है थोड़ा IIT सबसे डिफरेंट है। ये लोग बहुत बेसिक से करते हैं और हिंट देते हैं आपको। अगर आप हिंट पकड़ के सही डायरेक्शन में जाते हो तो आपके लिए पॉजिटिव है कि बंदे को नहीं पता था, मैंने हिंट दिया और ये हिंट लेके आगे बढ़ा, ये एक पॉजिटिव चीज़ है आपके लिए। हाँ, सारे क्वेश्चन का जवाब आप हिंट पे दियो तो वो भी सही नहीं है, बट आधे क्वेश्चन का आपने हिंट पे किया है तो वो भी सही है, आपका चांसेस रहता है। इट मीन्स आप जो वो आपको अप्रोच देखना चाह रहे हैं आप वो कर रहे हो तो अच्छा है, है ना? तो बहुत अच्छा पवन जी, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा अब लास्ट में कि अब हमारे व्यूवर्स को बताइए कि बेंगलोर का मौसम कितना अच्छा है। हम देखो कितने अच्छे ग्रीनरी में यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हो। हम मेन बिल्डिंग के पास बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आपको ये बता दें कि अब एक बार हमें गार्ड ने आके यहाँ बोला भी है कि रिकॉर्ड मत करो, पर फिर भी आपका कुछ भला हो सके इसके चक्कर में हम लोग यहाँ आपके लिए इंटरव्यूज़ वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पवन जी बताइए, आप यहाँ का मौसम कैसा है, यहाँ का माहौल कैसा है? कुछ लोग डरे रहते हैं, नहीं आते हैं नॉर्थ से कि साउथ में इंग्लिश टू इंग्लिश होगा, पता नहीं लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा, खाने का इशू होगा। तो आप थोड़ा उनको बताइए कि किस तरह का यहाँ माहौल है कि वो रिसर्च के बाद आके यहाँ के एनवायरनमेंट में थोड़े ढल सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ का मौसम तो आपको पता ही है, भारत में इससे अच्छी मौसम कहीं पे नहीं मिलेगी। ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडा है, और यहाँ का माहौल बहुत ही अलग है बाहर के बेंगलोर से। ये एक अलग ही दुनिया है, ऐसी एक अलग ही दुनिया है। इसमें बहुत चीज़ आप सीखते हो। जैसे आपको अंग्रेजी नहीं आती है, आप सीखते हो, इन द प्रोसेस आप सीखते जाते हो, अंग्रेजी आपकी अच्छी होती जाती है। मैं नहीं बताया आपको, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन अब मैंने सीखा, धीरे धीरे सीख रहा हूँ। आपकी भी राजस्थान से हो तो आपने भी सीखा, तो एक जर्नी है, आप सीखते जाओगे। और बहुत ही, अगर IIC के जीवन में आप सही से इसको यूटिलाइज कर पाए तो ये बहुत चीज़ सिखाती है। ये खाली PhD साइंस नहीं सिखाती है, आपको ज़िंदगी जीना भी सिखाती है PhD। तो ये बहुत अच्छा होगा। और खाने पीने को लेके यहाँ पे 4 मेस हैं, आप जानते ही हो, ABCD। तो और नॉन वेज वेज दोनों में से, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन, तो आप जहाँ से हो वो मेस आप ऑप्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी कोई समस्याएं नहीं है कि आपको नॉर्थ इंडिया से हो, साउथ इंडिया से हो, या कहीं से भी हो तो आपको यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। और आप ये अब एक अलग सी दुनिया में आप आते हो, जो IIC की दुनिया है, और आप सीखते हो इसमें ना केवल रिसर्च, कैसे ज़िंदगी जीना है,
ज़िंदगी के बहुत सारे अनछुए पहलू होंगे आपकी ज़िंदगी में जो आप सीखोगे और मैच्योर बनोगे, एक इंसान कैसे बनोगे ये आईसी सिखाती है। कैसे आप एक अच्छे इंसान बनोगे, ना कि एक अच्छे रिसर्चर। अच्छे रिसर्चर तो बनोगे ही, अच्छे इंसान भी बनोगे। अच्छा पवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम निकाला हमारे व्यूवर्स के लिए आपके वैल्यूएबल टाइम से। तो मैं अपने व्यूवर्स को सभी को अभी ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपको हमने ट्राई किया कि हम सारी चीज़ें कवर करें, पर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हो। तो जब भी पवन जी को टाइम होगा, अगर मैं आंसर कर पाऊँगा उस कमेंट का तो मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर वो आपके एमआरसी डिपार्टमेंट से है, मैं नहीं उसका आंसर कर पा रहा हूँ, तो पवन जी को जब भी टाइम होगा वो ज़रूर की ज़रूर आपको उसका आंसर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर आपको उनसे पर्टिकुलर कभी बात करनी है तो आपको उनकी मेल आईडी दे दी जाएगी, या आप एमआरसी डिपार्टमेंट की वेबसाइट से ले सकते हो। आप उनको कभी भी बेझिझक मेल कर सकते हो, वो आपकी हेल्प ज़रूर की ज़रूर करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि देखिए शेड्यूल बिजी होते हैं हम लोगों के यहाँ पे, तो हो सकता है हम कभी आपको रिप्लाई ना कर पाएँ 1 दिन 2 दिन, लेकिन जब भी टाइम मिलेगा हम आपको ज़रूर की ज़रूर रिप्लाई करेंगे। जी बिल्कुल। और जो भी हमारे इंटरव्यू देने वाले हैं उनको हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छा करें, वो बिल्कुल ना डरें, फंडा क्लियर करके आएँ और अच्छे से इंटरव्यू दें। हाँ, अभी आपके आईएससी के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, आपके इसके बाद आईआईटीज़ के इंटरव्यू होंगे, तो आप अच्छे से इंटरव्यू दें। कोई भी समस्या है आप सीधा हमसे कांटेक्ट कर सकते हो मेल के ज़रिए। मेरे मोबाइल नंबर भी हैं मेरे चैनल पे, आप वहाँ से मुझे कॉल भी कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा, मैं फ्री रहूँगा तो आपसे ज़रूर बात करूँगा, आपकी क्वेरी सुनूँगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इस फ्राइडे एक ऑनलाइन सेशन मैं लेने वाला हूँ, तो उसमें जो है आईएससी का एलुमनाई जो हैं डॉक्टर लचित सकिया होंगे, भरत जी होंगे। तो उनसे आप कोई भी आपके डाउट्स हैं या मुझसे कोई भी डाउट है, चाहे आप 12th में पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, आप सीधा पूछ सकते हो, ठीक है। और इस तरह के ऑनलाइन सेशंस हम लेते रहा करेंगे। तो ये सिर्फ इसीलिए है कि आप लोग मोटिवेट हो सको, ठीक है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, कुछ अच्छा कर सको। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी टाइम, काफ़ी एफर्ट्स देना पड़ता है। तो जैसे कि पवन जी ने आपको बोला कि बिना डरे हुए आपको इंटरव्यूज़ देने हैं, आपको उन्होंने बेस्ट ऑफ लक भी बोला, मेरी साइड से भी आपके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। तो पवन जी, आप लास्ट में कुछ कहेंगे अपने व्यूवर्स से? मैं बोलना यही चाहूँगा कि आप अच्छे से इंटरव्यू दो, डरना बिल्कुल नहीं है, अपने बेसिक्स पे काम करो, फंडे पे काम करो, रटना बिल्कुल नहीं है और डरना बिल्कुल नहीं है। और अभी तो ऑनलाइन है तो आपको डर थोड़ा कम लगेगा, फिजिकल मीटिंग होगी उससे। आज मेरी भी एक मतलब मेरे व्यूवर से बात हो रही थी, तो वो बता रहा था कि सर अभी सारे के सारे इंटरव्यूअर्स का जो कैमरा होता है वो ऑफ होता है, तो उनको केवल वॉइस सुनाई देती है, तो डर लगता ही नहीं है। तो डर थोड़ा कम लगेगा, वो चीज़ अच्छा है। आपका गेस्चर पोस्चर नहीं पता है उनको कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो क्वेश्चन के बाद, तो आप अच्छे से दो, बिना डर के अच्छे से दो, बेसिक क्लियर करके दो और पूरे पॉजिटिव माइंड के साथ दो। और सबको ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। ठीक है पवन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के लिए टाइम देने के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम देने के लिए। तो फिर से एक बार मैं व्यूवर से रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके आप अपनी क्वेरी लिखिए। और पवन जी से डायरेक्ट भी बात करनी है तो आप उनकी मेल आईडी पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।